जनजाति समाज के लोगों के लिए काम कर रहे हैं, जिनको बाकी जीवन में सम्मान भी नहीं मिलता है। कुपोषण ये इनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है कि जनजातीय समाज के लोगों को ये पता ही नहीं है बीमारी की समस्या है, वो मुख्य जड़ है, वो कुपोषण है और मलेरिया। पहले तो हमारे 20-22 साल तो ऐसे गए कि उनकी जो स्वास्थ्य की समस्या है सामने, मतलब ये बीमारी हो गई है उसको दवाई दे दो, उनको समझाओ उनको। अब जाके हम एक पिन पॉइंट प्रोग्राम पर आ गए हैं कि भाई हमको मलेरिया और मालन्यूट्रिशन और मलेरिया इसमें हमको ध्यान देना है। किशोरवयीन जो लड़कियां हैं उनको हम ये समझाते हैं कि देखो आपको जो भी है, एक तो बीमारी आपको छिपानी नहीं चाहिए। आप किसी के पास भी जाओ उनका एक ही शिकायत रहेगा, चक्कर आती है, आँख घूमता है और हाथ पैर दर्द करता है, कमर दर्द करता है। तो ये सब उनको क्यों हो रहा है ये समझाना, ये बहुत बड़ा काम है। तो हमने वो इसलिए वो स्कूल में से ही चालू किया है कि कुछ कुछ बातें उनको बच्चों को अभी से बताएंगे। जनजातीय समुदाय के बीच लंबे समय से स्वास्थ्य सुविधाएं देते आ रहे हैं डॉक्टर रामचंद्र गोडबोले जी, जो कि महाराष्ट्र से हैं और पद्मश्री हैं, और हमारे साथ सुनीता गोडबोले जी भी हैं जो कि महाराष्ट्र से हैं और दंतेवाड़ा जिले में लंबे समय से स्वास्थ्य सेवाएं जनजातीय समुदाय के बीच पहुंचा रहे हैं। कैसे कार्य वहां कर रहे हैं और किन किन चुनौतियों का इनको स्वास्थ्य क्षेत्र में सामना भी करना पड़ रहा है, और आज ये दिल्ली क्यों आए हैं, इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले तो आप दोनों का पांचजन्य पर स्वागत है। आपसे शुरू करेंगे सर। जनजातीय समुदाय की, क्योंकि आप बतौर डॉक्टर हैं, तो डॉक्टर जो कब बनता है ना, तो वो सोचता है कि बड़ा से हॉस्पिटल में काम करे और उसकी महत्वाकांक्षाएं अलग किस्म की होती हैं, और क्योंकि पढ़ाई में पैसा भी बहुत खर्च होता है, तो ये अचानक से, क्योंकि लंबे समय से आपने बताया कि 20-22 साल से ऊपर हो गया है आपको जनजातीय समुदाय के बीच काम कर, 37 साल, तो गांव जाकर उनके बीच कार्य करने का विचार कैसे आया? नहीं, मैं BMS डॉक्टर हूँ, आयुर्वेद का डॉक्टर हूँ मैं। और हमारी इंटर्नशिप जब चल रही थी उस समय मुझे डॉक्टर अल्बर्ट श्वाइट्ज़र, जो यूरोप के डॉक्टर थे और अफ्रीका में जाके जनजातियों के बीच में काम किया था, उनका आत्मकथन जो था वो मैं पढ़ा वो, तो तब मुझे थोड़ा सा मन में आ गया। फिर कल्याणाश्रम के जो अखिल भारतीय संगठन मंत्री थे रामभाऊ गोडबोले जी, वो फिर एक बार मिलने के लिए आए थे, और उसके बाद कल्याणाश्रम के अखिल भारतीय संगठन मंत्री जो के भास्करन, उनमें संपर्क में जब आया तब मुझे लगा कि जनजाति समाज में काम करना चाहिए। और जब देखने के लिए गया इनकी स्थिति, तो मैं गुजरात का जो डांग डिस्ट्रिक्ट है और महाराष्ट्र का नासिक डिस्ट्रिक्ट है, उसके बॉर्डर में भिल्ल आदिवासियों के बीच में मैं काम कर रहा था। तो उनकी स्वास्थ्य की, उनकी गरीबी, उनका अज्ञान और पर्यावरण नष्ट होने के कारण उनकी जो समस्याएं हैं, इसका मैं 4 साल अध्ययन किया। तो उसके बाद मुझे मन में प्रेरणा जागृत हो गई कि हमको इनके लिए काम करना चाहिए। तो बाद में हम लोगों ने, भास्कर जी जो थे हमारे अखिल भारतीय संगठन मंत्री जी, के भास्करन जी, तो वो बोले कि भाई महाराष्ट्र से बाहर जाके काम करना चाहिए। महाराष्ट्र कितना दिन करोगे, बाहर ज़्यादा समस्या है, बड़ी बड़ी समस्या है। तो फिर मुझे मेघालय और बस्तर का में चुनाव करने के लिए बताया गया। जब सुनीता और हमारा परिचय उन्होंने करवा लिया और हम लोगों का विवाह होने के बाद हम लोग दोनों कल्याण आश्रम की योजना के अनुसार बस्तर, छत्तीसगढ़ के बस्तर जिला में, उस समय मध्य प्रदेश था, बस्तर में बारसूर करके दंतेवाड़ा जिला का गांव है, वहाँ हम लोग चिकित्सालय चलाने के लिए आए, और तब से हम लोग बस्तर से ही जुड़े हैं। अभी 36 साल हो गए हम स्वास्थ्य में ही काम कर रहे हैं बस्तर में। ऐसा कह सकते हैं कि जनजातीय समुदाय के जरिए आपको जीवन साथी भी मिल गई? मैंने इनको जीवन साथी मिल गया ऐसा मैं बोलूँगा, क्योंकि इनकी निष्ठा थी पहले से कि मैं आदिवासी समाज के लिए ही काम करूँगी, ऐसी इनकी पहले से ही निष्ठा थी। मैं ये काम देखने के लिए आया, मुझे परिचय नहीं था इस काम का, मैं धीरे धीरे इस काम में आ गया। और इनका जो फर्मनेस था वैसा फर्मनेस मेरे अंदर नहीं था, लेकिन इनके कारण और हमारे भास्कर जी जो थे हमारे अखिल भारतीय संगठन मंत्री, उनकी प्रेरणा स्थान था, तो उसके कारण मैं और एक काम में खींचता चला गया। और एक आप जानते हैं कि एक जुनून सवार हो जाता है जब हम एकदम क्या बोलेंगे, पिछड़े और ऐसे जनजाति समाज के लोगों के लिए काम कर रहे हैं कि जिनको बाकी जीवन में उनको
एक सम्मान भी नहीं मिलता है। बाकी समाज उनको बिल्कुल सम्मान नहीं देते। ऐसे जनजाति समाज के पेशेंट्स लोगों के लिए हम जब काम करते हैं तो अपने आप एक जुनून सवार हो जाता है, और हम ये काम 37 साल से कर रहे हैं स्वास्थ्य के बीच में। क्या क्या समस्याएं जब पहली बार आप उनके बीच गए आपने क्या क्या समस्याएं देखी, क्योंकि आप शहरी क्षेत्र में रहे हैं और इतने पिछड़े क्षेत्रों में जाना, उनके बीच जाना जो कि आम लोगों से और आम जिंदगी से मेन स्ट्रीम से कटे हुए थे, क्या समस्याओं से वो जूझ रहे थे जिसने अंदर से झकझोर दिया हो आप? नहीं, इनका सबसे बड़ी जो स्वास्थ्य की समस्या है वो कुपोषण, ये इनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। और वो सबसे बड़ी समस्या है, ये इनको पता नहीं है। ये आश्चर्य की बात है कि जनजातीय समाज के लोगों को ये पता ही नहीं है कि हमारा मुख्य जो ये है बीमारी की समस्या है, वो मुख्य जो है वो मुख्य जड़ है, वो कुपोषण है और मलेरिया। ये इनके लिए सबसे बड़ी समस्या है। तो अब कम हुआ है ये सब चीज़? नहीं नहीं, कम वैसा नहीं है, क्योंकि कुपोषण के साथ जो लड़ाई है वो ज़बरदस्त है। हजारों लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को ये साथ साथ लड़नी पड़ेगी, तब कहीं तो उसका ये होगा। तो बहुत कठिन समस्या है वो, और सुलझाने के लिए भी बहुत कठिन समस्या है वो। तो वो मलेरिया और आजकल ये जो नशाखोरी है, गुटखा, गुड़ाकू, पोगो, ये बहुत बड़ा आक्रमण है इनके सारे जीवन में, तो युवा पीढ़ी में। तो ये सारी बड़ी समस्याएं अभी है इनके बीच में। तो ये हम लोग इसको ये भी फेस कर रहे हैं। हम आज जो कंसंट्रेशन कर रहे हैं वो इनके बच्चों का जो कुपोषण की समस्या है उसी के लिए ही हम लोग ज़्यादा करके काम कर रहे हैं। और वो बहुत चिंता का विषय मैं बोलूँगी ये, जब हम स्वर्णिम भारत की बात करते हैं उस वक्त जो भारत के मूल अंग हैं जनजातीय समुदाय के लोग, जल जीवन जंगल की रक्षक हैं, वो कुपोषण का शिकार हो रहे हैं। तो ये कई सारे पूर्व की सरकारों पर भी सवाल उठाते हैं कि इतने वर्षों से भारत की आज़ादी के बाद हो क्या रहा था? नहीं, वास्तव में वैसा ही हुआ है। देखिए, प्रश्न ऐसा है ना, हमारी जितने भी रिसर्च चलता है, मेडिकल में रिसर्च, मेडिकल में जो भी काम चलता है, वो सारा का सारा काम शहर के लोगों के आँखों के सामने रख के सब काम चलता है। जनजातीय समाज के जो आरोग्य की समस्या है उसी के लिए रिसर्च उतना होता ही नहीं है, और उसको प्रायोरिटी भी नहीं दिया जाता है। तो हम लोग ये अभी जो हमारी बात सुनते हैं, हम सबके लिए हम लोग ये एक चैलेंज भी मानते हैं, सबके लिए हम लोग एक आह्वान भी करते हैं कि भाई हाँ, आप जहाँ जहाँ हो, जनजातीय समाज के बच्चों का कुपोषण का विषय आप हर जगह पर बोलना चाहिए, और सबको ये कार्यरत होना चाहिए, क्योंकि ये छोटी मोटी लड़ाई नहीं है, ये ज़बरदस्त महासंग्राम है वो कुपोषण के बारे में। तो इसको हम लोगों को, और आप बोल रहे हैं वैसा ही है, इसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं दिया जाता है, इसलिए हम लोगों ने इसी विषय को ज़्यादा करके हाईलाइट किया है हर जगह पर। तो कुपोषण ही समस्या है। से सवाल है, क्योंकि महिला हैं आप, जनजातीय समुदाय की महिलाओं के बीच भी जैसे कुपोषण बोला, महिलाओं की भी अलग अलग समस्याएं होती हैं। आपका मंथली मेंस्ट्रुएशन हो गया, प्रेगनेंसी हो गई, तो ये सारी और कुपोषण, माँ कुपोषित होगी तो बच्चा अपने आप कुपोषित होगा। ये सारी समस्याएं कितनी हैं वहाँ पर और कितनी खत्म हो गई हैं, और आने वाले समय में ऐसा ना हो, इस दिशा में आप क्या सोच रही हैं? अभी तो देखा जाए तो जैसा आपने कहा है, ख़त्म हो रही है, इसका तो अभी कोई दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। क्योंकि सबसे बड़ी बात हो गई कि ये जब मध्य प्रदेश था पूरा, तब तो बस्तर की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं था, किसी भी क्षेत्र में। चाहे आप ट्रांसपोर्टेशन लो, कम्युनिकेशन लो, तो वो बाकी स्वास्थ्य शिक्षा वगैरह तो दूर की ही बात हो गई। तो ये तो था नहीं। अभी अभी 10-15 साल पहले से ही हमारे यहाँ अस्पताल वगैरह थोड़ा अच्छा चल रहा है। जहाँ हम रहते हैं बारसूर में, वहाँ का सरकारी अस्पताल ना के बराबर था। कल्याण आश्रम का स्वास्थ्य केंद्र चल रहा है, वही लोगों के लिए एक आशा की किरण थी। इसलिए पहले तो हमारे 20-22 साल तो ऐसे गए कि उनकी जो स्वास्थ्य की समस्या है सामने, मतलब ये बीमारी हो गई है, उसको दवाई दे दो, उनको समझाओ, उनको मांत्रिक वगैरह का जो उनके पास जाने का जो पद्धति है उसके लिए उनको समझाओ। ये सभी बातों में मतलब चेतना जागृत करना स्वास्थ्य और शिक्षा के बारे में, इसमें ही हमारे बहुत सारे साल गए हैं। अब जाके हम एक पिन पॉइंट प्रोग्राम पर आ गए हैं कि भाई हमको मलेरिया और मालन्यूट्रिशन और मलेरिया, इसमें हमको ध्यान देना है।
अब ये समस्या है जैसा बच्चों में ही इतना है, 8 हीमोग्लोबिन जिनका कम है या लो है, बिल्कुल अनरिकॉर्डेबल है, तो ऐसे हीमोग्लोबिन जिनका है ऐसे बच्चों को हमको 12 तक लाना है। तो इसमें तो आप समझ सकते हैं कि वो जब वो लड़की किशोरी अवस्था में जाएगी तो वो कितना हो गया। और ये समस्या हम पहले से जिस ध्यान में आया था कि किसी किसी का 3 हीमोग्लोबिन है और वो 6 महीना की प्रेग्नेंट है महिला, तो हमको जगदलपुर के डॉक्टर, महिला डॉक्टर, गायनाकोलॉजिस्ट वगैरह डांटते थे, अरे अभी ला रहे हो इसको इतना देर के बाद। लो वो तो जंगल से बेचारी उसको झोली में डाल के ला रहे थे। तो ये तो स्थिति है, इसलिए उनके उनमें चेतना जागृति नहीं है, तो चेतना लाना ये बहुत बड़ी बात है। और इसलिए हमने अभी स्कूल में भी ये कार्यक्रम चालू किया है कि अपने शरीर को जानो, अपने शरीर का महत्व जानो और उसको सुदृढ़ बनाओ, अच्छा बनाओ, तब आप आगे जाके, जैसे जो एडोलेसेंट है, किशोरवयीन जो लड़कियां हैं, उनको हम ये समझाते हैं कि देखो आपको जो भी है, एक तो बीमारी आपको छिपानी नहीं चाहिए, चाहे वो आपके मेंस्ट्रुएशन के संबंधित हो या और भी किसी से संबंधित हो, तो आपको उसको छिपा, जैसे पीसीओडी भी तो बहुत बड़ा समस्या है महिलाओं में, क्योंकि हम मेडिकल कैंप लगाते हैं गांव-गांव में अंदर जाके। अब हमारा अस्पताल नहीं है रोज़ चलने वाला, हमने अंदर गांव में जाते तो जो महिलाएं आती है उनको ये सब समझाना पड़ता है कि ये छुपाना नहीं है, आपको इसको बताना है। लेकिन उनके जड़ में ही कुपोषण है, तो उसके कारण उसको ख़त्म करना, मतलब कभी कभी ऐसा लगता है कि गांव में केवल जिसका हीमोग्लोबिन जांच करके नहीं, पूरे के पूरे लोगों को मल्टीविटामिन, आयरन और ये सब देना चाहिए और ये करना चाहिए। तो उनको हम, महिलाओं को हम अभी पौष्टिक आहार भी सिखाते हैं कि आपको उसका भी आइडिया नहीं होता। वो आइडिया नहीं है, क्योंकि दाल खाने की पद्धति नहीं है हमारे यहाँ। छात्रावास में जितनी भी लड़कियां हैं, अभी 1991 से हमने छात्रावास शुरू किया कल्याण आश्रम ने बारसूर में, तो तब से हम देख रहे लड़कियों को, अरे दाल खाओ बेटा, दाल नहीं खाओगे तो आपका शरीर बनेगा कैसे, शरीर मतलब लड़ाई कैसे लड़ेगा बीमारी से। तो ये उनको समझाते हुए भी उनके वो पद्धति अभी, मतलब उनकी जो लाइफस्टाइल है ना, वो निसर्ग से संबंधित मतलब क्या पूरक है, उसमें है ना, प्रकृति पूरक है, लेकिन उसका अति भी नहीं होना चाहिए। और जैसे जंगल की जो सब्जियां मिलती है वो भी खाना बंद हो गया है, फिर मतलब कम हो गया है, एकदम पूरा बंद नहीं तो भी है। जैसे कंद वगैरह है, तो पहले तो उसी को ही जा के ढूंढ के लाते थे, अभी ढूंढ के लाते हैं लेकिन उसको बेचने का रहता है। मेरे घर में पपीता है, केला है, आपका अमरूद है, कुछ पेड़ है, लेकिन उसको हमको बेच के पैसा लेना ये है। घर में हम कितना खाते हैं, पका हुआ, अच्छा से पका हुआ, आधा कच्चा हुआ नहीं खाना चाहिए फल, वो कोई फ़ायदा नहीं करेगा। पपीता खाने से, पीले रंग का फल खाने से आपका, हमारे यहाँ रतौंधी और अर्ली एज में मोतियाबिंद, इसकी समस्या है, महिलाओं में भी है, मतलब ये केवल महिलाओं की जो समस्या है उसमें ये भी है। तो ये कभी, एक तो उनका जो जीवन ऐसा है कि उसमें उनको काम करना पड़ता है, जैसे वनोपज बेचना है, बिनना है, महुआ के फूल बिनना है, ये बिनना है, वो तो झुक के काम करना पड़ता है। तो कमर दर्द की शिकार वाली कितनी महिलाएं मिलेंगी, आप किसी के पास भी जाओ उनका एक ही शिकायत रहेगा, चक्कर आती है, आँख घूमता है और हाथ पैर दर्द करता है, कमर दर्द करता है। यही शिकायत आपको हर एक महिला, मतलब 30-35 साल के बाद उनकी ये शिकायतें शुरू होती हैं। तो ये सब उनको क्यों हो रहा है ये समझाना, ये बहुत बड़ा काम है। तो हमने वो इसलिए वो स्कूल में से ही चालू किया है कि कुछ बातें उनको, बच्चों को अभी से बताएंगे। तो उसमें आप कुपोषण के बारे में अगर उनको जानकारी देंगे, कुपोषण से भी ज़्यादा एनीमिया, तो खून की कमी हमें क्यों है, मलेरिया हमें बार बार क्यों होता है, हम जो भी बीमारी आती है उसके लड़ क्यों नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारा घर ही ठीक ठाक नहीं है, तो चोर तो घुसेगा ही। ये सब ऐसा उनको समझाते ये सब करना पड़ता। तो ये जड़ से जब समझाएंगे, उनमें चेतना जागरूक करेंगे स्वयं के शरीर के प्रति। केवल मैं सुंदर दिख रही हूँ, अभी किशोरवयीन लड़कियाँ बहुत सारा उनके पास मोबाइल है, सब है, तो मेकअप करती है, कुछ करती है, लेकिन भाई मैं अभी खेतों में 4 दिन खेतों में काम करूँगी तो मैं 5वें दिन बैठ जाती हूँ। तो क्यों ऐसा होता है, स्कूल में भी वो कितनी सारी बीमार हो के बाद बार बार घर जाना, ये सब होते रहता है। तो ये क्यों होता है, हमको ये उनको समझाना, ये हमको करना पड़ता है। सवाल आप लोगों से, समस्याएं हैं और अभी भी हैं, सरकार से क्या उम्मीदें हैं मौजूदा सरकार?
सरकार से उम्मीद अब ऐसे देखा जाए तो सरकार अपने स्तर पर प्रयास करती है। एडोलेसेंट किशोरवयीन बच्चों के लिए उन्होंने बहुत सारे मितानिन को काम दिया है, मतलब जिसको आशा वर्कर बोलते हैं छत्तीसगढ़ में, उसको मितानिन बोलते हैं, मतलब आरोग्य सखी। तो वो तो चलता है, लेकिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी है, लेकिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता तो बच्चों के जन्म से लेकर मृत्यु तक बहुत कुछ काम है इसलिए वो कितना कर पाते हैं। लेकिन लोगों में चेतना जागृत करना ये तो सामाजिक संस्थाओं का ही मुझे लगता है काम है। और समाज ने इसमें जो बाकी जो समाज है ना छत्तीसगढ़ में बसा हुआ, जिनके जो जनजाति समाज के आजू बाजू में बैठते हैं, उन्होंने भी इसमें ध्यान देना चाहिए कि मुझे कुछ न कुछ समय दे के मैं काम करूं और इस प्रकार से लोगों में जागृति पैदा करूं तो ज़्यादा जल्दी होगा। सभी काम हम सरकार के ऊपर ढकेल देंगे तो ऐसा नहीं होता है कभी भी। समाज को भी इसमें अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। और मेरा ये आपके माध्यम से, पांचजन्य के माध्यम से मैं बताना चाहती हूँ कि जो समाज, जो वनवासी समाज के आजू बाजू में बसा हुआ समाज है, अपने अपनी जीविका चलाने के लिए उनका ये कर्तव्य है कि वहाँ का जो जनजाति समाज है उसकी जो जड़ की समस्याएं हैं उसके ऊपर ध्यान दे, उनको सम्मान दे, उनको प्रेम दे, लेकिन उसके साथ साथ उनकी स्वास्थ्य शिक्षा से जुड़ी हुई, आर्थिक से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं उस पर ध्यान दे। स्वास्थ्य में क्या है, बस गांव में जाके आपको लड़कियों को, महिलाओं को समझाना है। अब बहुत सारी महिलाएं थोड़ा थोड़ा हल्बी हिंदी जानती है कि हमारे यहाँ तो मातृभाषा गोंडी है इसलिए नहीं समझती, लेकिन आप स्कूल में जाके तो बच्चों को कम से कम समझा सकती हो। ओवरऑल समझा जाए तो सरकारें तो अपने द्वारा काम कर रही हैं, जो वनवासी कल्याण आश्रम है वो अपना काम कर रहा है, लेकिन आम लोगों को भी कनेक्शन बिल्ड करना पड़ेगा ताकि आप जब एक होंगे तो इस समस्या से लड़ सकते हैं, उनको भी अपना ही हिस्सा मानना पड़ेगा। सरकार जो चला रहे हैं ना, भले राज्य सरकार हो, केंद्रीय शासन हो, जो भी हो, दो चैलेंजेस बहुत बड़े हैं। एक चैलेंज ये है कि आप जैसे छत्तीसगढ़ का मैं देख रहा हूँ तो मास एजुकेशन सरकार कर रहा है और स्वास्थ्य की सुविधाएं बहुत ज़्यादा पैमाने पर बढ़ा रहे। लेकिन इसमें ये चैलेंज है प्रशासन के लिए कि क्वालिटी एजुकेशन और क्वालिटी मेडिकल फैसिलिटीज़ ये होनी चाहिए, नहीं तो कैंसर वाला, हार्ट वाले जो जनजाति समाज है वो जाएगा कहाँ? वो हमारे जो अस्पताल है वो उतने अच्छे नहीं चल रहे, ये हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या है। और दूसरी बात इसमें मैं ये भी बोलूँगा कि प्रशासन को, वनवासी समाज को सबसे बड़ा चैलेंज है वो है ब्यूरोक्रेसी नहीं बदल रही है। अब प्रशासन चला रहे हो, आपका उद्देश्य बहुत अच्छा है, आपने स्कीम अच्छा लाया, सब लाया, लेकिन जो बीच के जो जनजाति समाज का जो संपर्क आता है वो ब्यूरोक्रेसी से आता है और नौकरशाही नहीं बदल रही है। ये सरकार के लिए बहुत बड़ी चैलेंज है। नौकरशाही नहीं बदलेगी, जनजाति समाज को न्याय नहीं मिलेगा, मेडिकल की सुविधाएं नहीं मिलेगी, क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिलेगा, अन्याय दूर नहीं होगा, शोषण से मुक्ति नहीं होगी। ब्यूरोक्रेसी को काबू में रखना ही पड़ेगा और ब्यूरोक्रेसी के अंदर प्रेम भावना डालना ये तो और बहुत बड़ा चैलेंज है। जो ब्रिज है वो मजबूत करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों से हमसे बात करने के लिए, और आपने जो समस्याएं बताई हैं हो सकता है वो हमारे माध्यम से सरकार तक पहुँचें और इन समस्याओं को दूर किया जाए। कैमरा पर्सन योगेंद्र यादव के साथ नैन्सी वाजपेयी, दिल्ली से।